जो पारदर्शिता 2018 और 2019 में खत्म किया गया था, कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के फायदे के लिए, वो अभी हमारे हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के कारण, सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञों की समिति के कारण अभी सेबी ने अपना रवैया बदला है और अभी उन्होंने संकेत दिया है कि ये नियम फिर से हम बदल सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये नियम भविष्य से लागू होगा कि ये नियम पिछले 4-5 साल में जो पूंजी निवेश आया है हमारे शेयर बाजारों पे, उस पर भी लागू होगा कि नहीं, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। असली सवाल जो है 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में निवेश किया गया है, उसके मालिक है कौन। तो साथियों, ये जो बुकलेट है अंग्रेजी में है, हिंदी में है और अन्य भाषा में भी है। ये 100 सवाल जो हमने 3 महीने में पूछे थे, इसका एक ही मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी सीमित तरीके से जांच कर पाएगी। मोडानी घोटाले के बारे में अगर आपको सच्चाई जाननी है तो सिर्फ जेपीसी के रास्ते से ही आपको पूरी सच्चाई बाहर निकलेगी। इसीलिए हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जेपीसी की मांग की और जब मॉनसून सत्र आएगा, हम नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठेंगे, तब भी पहली मांग जेपीसी की ही होगी। ये मांग से हम पीछे हटेंगे नहीं। सभी विपक्ष पार्टियां एक हैं, एकजुट होकर इस मोडानी मामले में जेपीसी का गठन, इस पर हम दबाव सरकार पर बरकरार रखेंगे। तो अभी अमिताभ दुबे आपको इस बुकलेट के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बात है उस पर आपको कुछ जानकारी देंगे। अमिताभ। थैंक यू जयराम जी। जैसे जयराम जी ने कहा, 5 फरवरी से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 100 सवाल पूछे थे इस श्रृंखला में। एक जवाब अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमने इन सवालों को इस बुकलेट में एक साथ रखा है। मैं संक्षिप्त में आपको आउटलाइन कर देता हूं इस बुकलेट के अलग अलग सेक्शंस में हमने क्या डाला है। पहला सेक्शन है अडानी समूह के खिलाफ आर्थिक अपराधों के गंभीर आरोप। पहला सवाल या पहला ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है ऑफशोर शेल कंपनियों से संबंधित, शेयरों में हेराफेर और विनोद अडानी का इसमें योगदान क्या है, इसके बारे में सवाल हैं। दूसरा है एफपीओ के लिए निवेशकों पर दबाव बनाना। जो 20,000 करोड़ का एफपीओ था जो फेल हो गया, उसमें किस प्रकार का दबाव किसने डाला, सरकार के किन सीनियर मिनिस्टर्स ने डलवाया, फोन कॉल्स कहां से आए, इनके बारे में कुछ सवाल हैं। तीसरा है जनता और नियामकों से झूठ बोलना। कि एक उदाहरण है कि विनोद अडानी का क्या रिश्ता है इन कंपनियों में। हर महीने इनकी कहानी बदलती गई, कभी कहा वो प्रमोटर हैं, कभी कहा इनका कोई रिश्ता नहीं है। तो इस बात को साफ करने के लिए हमने कुछ सवाल पूछे थे। अडानी समूह की कंपनियों और संबंधित पक्षों के अनुचित लेन देन, यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने भी कहा है। कई लोगों का ने ये कहने की कोशिश की है कि ये क्लीन चिट है। पहली बात है कि ये रिपोर्ट अडानी के बारे में कुछ कहती नहीं है, वो क्लीन चिट का सवाल उठता ही नहीं। अगर किसी का क्लीन चिट है तो सेबी के बारे में क्लीन चिट दिया गया है। और जैसे कि जयराम जी ने बताया, अजीब सा क्लीन चिट है कि क्लीन चिट दिया जाता है कि देयर हैज बीन नो रेगुलेटरी फेलियर, और 2 हफ्ते बाद सेबी का एक पेपर आता है कि हम नियमों को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी कई सवाल हैं। और इस सेक्शन का 5वां है विदेशी नागरिकों के साथ संबंध। चैंगचुंग लिंग के बारे में हमने बात की है। चीनी नागरिक जो इन बिजनेसेस में मिले जुले हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट्स लगाए गए हैं, पहले अगुस्ता वेस्टलैंड केस में
और भी अलग आरोप हैं, इनके बारे में सवाल है। दूसरा सेक्शन है मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति का हस्तांतरण। एयरपोर्ट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं कैसे मोनोपोली बनवाई गई इनकी। पोर्ट्स में भी इनकी मोनोपोली लगातार बढ़ती जा रही है। 30% बिजनेस, पोर्ट बिजनेस देश का इनके हाथ में है, 40% इनका डिक्लेयर्ड गोल है। कृषि काले कानून, किस प्रकार काले कानून के माध्यम से इन्हें कृषि उद्योग, कृषि से संबंधित जो व्यापार है उनको सौंपने की कोशिश की थी। पावर और ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अचानक से इजराइल और इंडिया के बीच, भारत के बीच जो भी डिफेंस रिलेशनशिप है, किस प्रकार एक ही कंपनी के हाथ में डाली जा रही है। एक बहुत सालों से अच्छी कंपनी में डाली जा रही है। और शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट के काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तीसरा सेक्शन है मोदी सरकार द्वारा विदेश नीति का दुरुपयोग। बांग्लादेश, इजराइल के बारे में तो मैं बता चुका आपको, रूस, इटली, श्रीलंका। बांग्लादेश में जो पावर गोड्डा, झारखंड गोड्डा में एक पावर स्टेशन है, जिसके बारे में अनेक आरोप लगाए गए हैं। एक मुख्य आरोप यह है कि जो परमिशंस दी गई हैं, जो नियम बदले गए इस पावर प्लांट से संबंधित, उससे झारखंड की आवाम को 7,400 करोड़ का घाटा हुआ है। उनकी पावर की कीमत 7,400 रुपए बढ़ी है। तो इसके बारे में भी अनेक सवाल हैं। श्रीलंका में आपको पता ही, विंड फार्म में और जो पावर प्लांट है वो पोर्ट प्रोजेक्ट है अली सबरी, जो साफ कहा अडानी, बाद में ये बात वापस दबाव में आ, लेकिन कह चुके थे। श्रीलंका के पार्लियामेंट के सामने उनके एक पावर रेगुलेटर ने कहा था, एनर्जी रेगुलेटर ने कहा था कि जो विंड प्रोजेक्ट है उसके लिए भी श्रीलंका के राष्ट्रपति पे मोदी जी का सीधा दबाव पड़ा था ताकि वो प्रोजेक्ट अडानी जी को दिया जाए। ये भी उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा था और फिर वापस ले लिया था दबाव पे आके। तो इनके बारे में भी सवाल हैं। फिर एक सेक्शन है नियामकों और एजेंसियों को मोदी सरकार द्वारा चुप करवाया जाना। आप सबको पता है कि ईडी और सीबीआई और अनेक एजेंसियां जो हैं, जांच एजेंसियां हैं इंडिया की, कितनी एक्टिव रहती हैं जब विपक्ष का सवाल होता है, जब विपक्ष के नेताओं पे जांच होती है। एक आंकड़ा आप सबने देखा होगा कि यूपीए के शासनकाल में लगभग 40, 50, 55% केसेस विपक्ष के खिलाफ होते थे, ईडी के और सीबीआई के, और मोदी जी के शासनकाल में 95% विपक्ष के खिलाफ हैं। तो ये बायस साफ दिखाई दे रहा है। और ये एजेंसियां जो है अडानी घोटाले, अडानी महाघोटाले में क्यों सोई पड़ी हैं, ये सवाल हमने उठाया है। आखिर में आते हैं भारत के लोगों का नुकसान। एलआईसी और एसबीआई का पैसा इन कंपनियों में कैसे डलवाया गया, लोन के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, इसके जिम्मेदार कौन हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी इसमें योगदान है। खुदरा निवेशक, उनको नुकसान कैसे पहुंचाया गया है, और जनरली नागरिकों, भारत के नागरिकों को कैसे नुकसान पहुंचा है। तो ये हमारे 4-5 सेक्शंस हैं जिसके द्वारा हम न सिर्फ अडानी जी बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल कर रहे हैं कि आपका इसमें क्या योगदान है, आपने इनको ऐसे इनेबल क्यों किया है। तो ये हमारा ओवरऑल ब्रोशर है और अभी तक जवाब नहीं मिले हैं किसी के, और हमारा मानना है कि जवाब मिलने भी नहीं वाले। इसलिए इसका एक ही उपाय है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, जिसके माध्यम से हम न सिर्फ वो विषय जो एक्सपर्ट कमेटी जो जिनका लिमिटेड रीमिट था, लेकिन विस्तार से इसकी जांच हो पाए। थैंक यू। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, इमारत नहीं हो सकती है पर मुद्दे पुराने हैं। इमारत नहीं है पर मांगे पुराने हैं। जेपीसी की मांग हमारी रहेगी। सभी विपक्ष पार्टियों की ओर से मॉनसून सत्र में भी यही सवाल उठाया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि 14 अगस्त तक जो सेबी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को उनको रिपोर्ट पेश करना है, उसके बाद भी कुछ कई सवाल उठेंगे। तो ये मामला अभी चलता रहेगा पर इमारतें बदलते रहेंगी। शुक्रिया। इसी पर अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। आपको बुकलेट मिल गया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, और ये वीडियो जो है लाइव है हमारे YouTube चैनल में,
और अगले 10 दिन में 5-6 और वीडियो आपको इस बुकलेट के आधार पर जो तैयार किए गए हैं आप देख सकते हैं। हाँ संजय Sir, you've I'm said coming. हाँ संजय माइक दे दो यार। बदलेंगे और पुरानी पॉलिसी पे जाएंगे, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की जांच नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं अपने आप को अंग्रेजी भाषा के मामले में काफी कुछ, हालांकि शशि थरूर के लेवल पर नहीं हूं, पर काफी कुछ मुझे अंग्रेजी भाषा की जानकारी है। पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है इन नियमों के बारे में। उन्होंने कहा है, वो शब्द मेरे मन में जब मैंने पहले देखा, मैंने कहा ये शब्द क्या है? पिक्वेंट। पिक्वेंट आपने पढ़ा होगा, वो रिपोर्ट में ये शब्द आता है, पिक्वेंट। पिक्वेंट माने मसाला वाली। अलग अलग अर्थ हो सकते हैं पिक्वेंट के बारे में। सीधा कहना कि ये गलत था, उन्होंने गलत नहीं कहा। पिक्वेंट शब्द का इस्तेमाल किया गोल मोल कर, पर उसके कहने का मतलब यह था कि आपने गलत की 2018 में ये नियम हटाने से। पहले कमजोर किया गया, पहले डाइल्यूट हुआ, बाद में डिलीट हुआ। 31 दिसंबर 2018 को डाइल्यूट किया गया, 21 अगस्त 2019 को डिलीट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा, अगर मैं आपको सरल अंग्रेजी में कहूं, सरल हिंदी में तो कहूंगा सीधा, कि उन्होंने ये कहा है कि ये गलत निर्णय था। उनको कहना चाहिए था सेबी डिसीजन वाज रॉन्ग। उन्होंने कहा इट इज अ पिक्वेंट। तो पर मतलब तो यही है, मतलब यही है कि जो नियम थे, जो 10 साल से नियम थे, जो आपने सवाल उठाया था कब से ये नियम बने थे, 10 साल से नियम थे, तो ये क्यों हटाए गए, किसके दबाव में हटाया गया? पर ये सही, ये बात इससे कोई नहीं छिपा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थी, आजकल लाभार्थियों का जमाना है। कहा जाता है कि मोदी सरकार ने एक नया कास्ट खड़ा कर दिया है, लाभार्थी जाति। इस नियम को हटाने से एक ही लाभार्थी जाति था, और वो है अडानी।